नमस्कार, मैं हूँ वाटिका। एशियाविल हिंदी में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं दिल्ली के नरेला से राजीव। राजीव समस्तीपुर बिहार से हैं वैसे तो, लेकिन आजकल दिल्ली के नरेला में रहते हैं और पिछले 20 दिनों से जो कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन हुआ है उसमें जो आउटर दिल्ली के आसपास और आउटर दिल्ली में जो ज़रूरतमंद परिवार हैं उन तक मदद पहुंचा रहे हैं और आसपास की झुग्गी झोपड़ियों में लोगों तक राशन पहुंचा रहे हैं। राजीव, स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार। राजीव, जी नमस्कार। आप एक किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हैं, आप किसी एनजीओ से नहीं जुड़े हैं, लेकिन फिर भी आप के बारे में जैसे हमने जाना और आप 4-5 अपने साथियों के को साथ में लेके और जो आउटर दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं, खास करके जो झुग्गी झोपड़ियां वहां पर हैं, वहां आप लोगों तक मदद पहुंचाने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि क्या हालात हैं फिलहाल। कई तरीके की सुविधाएं देने की बात सरकार की तरफ से हो रही है, दिल्ली सरकार की तरफ से कई तरीके की सुविधाएं देने की बात हो रही है, खासकर उन लोगों को जो हमारे समाज के हाशिए के लोग हैं। आप जब वहां मदद पहुंचाने के लिए गए, वहां आपने क्या देखा, कैसे स्थिति है उन परिवारों की? आ, मैं जब गांव में यहाँ आसपास के झुग्गी झोपड़ियों में गया तो लोगों का स्थिति बहुत ही मतलब आज भी बहुत दयनीय स्थिति है। हम शुरुआत में तो हमने ये कोशिश किया था कि लोगों का रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। जो दिल्ली सरकार ने इनिशिएटिव चलाया कि भाई जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, मिग्रेंट्स वर्कर हैं, तो उनका वो रजिस्ट्रेशन करे तो उनको प्रति व्यक्ति 5 केजी अनाज, 4 केजी गेहूं और 1 केजी चावल देंगे। दूसरा था नीतीश कुमार जी का एक इनिशिएटिव कि भाई जो बाहर फंसा हुआ है हमारे मजदूर, उनको 1,000 की सहायता वो दे रहे थे। तो उसका रजिस्ट्रेशन करने के पर्पज से हम लोग वॉलंटियरली आसपास के इलाकों में घूम रहे थे। तो जब वहाँ जब हम गए तो स्थिति बहुत भयावह लगी। और जैसे कि नीतीश कुमार जी का जो इनिशिएटिव था जिसमें 1,000 रुपये वो दे रहे थे, उसके लिए मैंडेटरी था कि बिहार का अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट। दूसरा कि आधार कार्ड होना चाहिए व्यक्ति के पास, लेकिन अधिकतर लोगों के पास बिहार का अकाउंट नंबर नहीं था। यदि मैंने 100 लोगों को रजिस्टर किया तो उसमें से मात्र 10 लोगों के पास बिहार का बैंक अकाउंट था, उनका रजिस्ट्रेशन कर पाया, कुछ लोगों तक सहायता मिली। स्थिति बहुत भयावह है क्योंकि लोग अधिकतर लोग डेली बेस पर काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, फैक्ट्रियों में ठेकेदार के माध्यम से काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं। तो दुर्भाग्य की बात यह है कि 90% लोगों का रिस्पॉन्स था कि भाई साहब हमें मार्च का भी तनख्वाह नहीं मिला है, ऑन रिकॉर्ड। और मार्च के बाद जो कुछ बचा था वो तो उन्होंने किया। अब भूखमरी का हालात यहाँ पर है। हमने यदि 100 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया दिल्ली सरकार के पोर्टल पे तो मात्र 10 से 15 लोगों को टोकन आया है कि आप राशन लीजिए। तो जी बाकी जो 85% लोग हैं उन तक अभी तक कोई भी राहत नहीं पहुंची सरकार की तरफ से। स्थिति भयावह थी। तो उसको देख करके हम लोगों ने 2-3 लोग मिल करके एक इनिशिएटिव चलाया कि जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद है, जिनके पास कुछ नहीं है, जिन हमने घरों में देखा उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, वो स्ट्रीट पर जो खाना बांटते हैं उन पर निर्भर थे। तो हमने उन तक गरिमापूर्ण मतलब सम्मान के साथ उनको कि उनको लगे ना कि भाई हमारा कोई ये कर रहा है। स्थिति बहुत दयनीय है, लोग भूखे सोने पर मजबूर हैं। जो आसपास में 2 किलोमीटर के रेंज पर सरकार का किचन चल रहा है, उसमें सरकार खिचड़ी देता है खाने के लिए, तो वो जो सियान बुजुर्ग और बच्चे हैं उसमें नहीं अलाउड है और उन तक वो नहीं पहुंच पा रहा है। और सिर्फ चावल खा करके, वो भी क्वालिटी खाने का आप देखिएगा तो कहिएगा नहीं ये इंसान खा सकता है, लेकिन मजबूर हैं लोग उसको खा करके जिंदा रहने पर। जी और लोगों के पास बुरा हाल है, उनको कंपनियों ने पैसा नहीं दिया है। जी 90% लोगों को यहाँ की जो कंपनियां हैं उसने सैलरी नहीं दिया है हम्म और भूखे रहने पर लोग मजबूर। जी, आपसे ये सवाल जानना चाहेंगे कि आपने जैसे बताया कि जो खाने की जो लाइन है, पहली बात तो ये कि उसमें क्वालिटी खाना नहीं मिल रहा है। दूसरी बात ये कि उस उन लाइनों में बच्चों और बुजुर्गों को आने की इजाज़त नहीं है, आपने बताया।
जी 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 जी। तो फिर कैसे वहाँ काम चल रहा है इतनी बड़े इलाके में? जो बुजुर्ग होंगे वहाँ पे, ये जो बच्चे वाले जो परिवार होंगे, उनकी क्या स्थिति है? बच्चों का जो देखिए, जो दूध पीने वाले बच्चे हैं और जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनका बुरा हाल है। मतलब माँ लाती है खाना, उसी में वो बांट करके खाते हैं। खास करके जो दूध पीने वाले बच्चे हैं उन पर बहुत बुरा हाल हो गया। उनके माता पिता के पास पैसे नहीं है कि वो दूध खरीद के उसको पिलाएंगे, और कैसे कैसे करके वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कंडीशन बहुत ही दयनीय है। सरकार का कोई भी व्यक्ति आज तक उन झुग्गी झोपड़ियों में यह पूछने नहीं गया है कि जो प्रवासी मजदूर है उनका हालात क्या है एक्चुअल में। आपको यह बात जानकर हैरानी होगा कि जो मजदूर हैं उनके बच्चों को पल्स पोलियो की दवा भी नहीं दी जाती है। जो झुग्गियों में रहते हैं उनके बच्चों को पल्स पोलियो की दवा नहीं दी जाती है, प्रॉपर उनका टीकाकरण नहीं हो पाता है। और हमने पास के आंगनबाड़ी सेविका से पूछा, मैडम आप क्यों नहीं जाती है वहाँ? तो उन्होंने कहा साहब वो मेरा जुरिस्डिक्शन में नहीं पड़ता है, जबकि पास में ही उनका आंगनबाड़ी सेंटर है। जी। तो लिविंग नेचर जो है ना झुग्गी झोपड़ी के लोगों का, वो अलग है, और ये लोग उसके साथ छुआछूत भेदभाव करते हैं। तो इस कारण से वो वहाँ नहीं जाते हैं। तो जी। स्थिति बहुत दयनीय है, और जो प्राइवेट स्तर से लोगों से मदद हो पा रही है वो उन तक पहुंच रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है। जी, यहाँ पे आपने हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई थी कि आपने कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाया था दिल्ली सरकार की स्कीम्स के लिए और बिहार सरकार की स्कीम्स के लिए, लेकिन वहाँ से ना के बराबर मदद पहुंची है। और यहाँ तक कि जब पहले हमारी कुछ प्रवासी मजदूरों से बात हो रही थी, जो दिल्ली में फंसे हुए प्रवासी मजदूर थे, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि हमें टोकन तो मिल गया है, लेकिन जब हम लेके जाते हैं उसको राशन की दुकान पर राशन लेने के लिए, तो हमें कहा जाता है कि राशन खत्म हो गया है। इस तरीके की भी बातें हमारे सामने आई थी। तो वहाँ पे जब आप बता रहे थे, पहले हमारी जब आपसे बात हो रही थी कि आप जब वहाँ गए, आपकी कुछ परिवारों से बातचीत हुई, तो ऐसे 2 या 3 परिवारों के आप बारे में बता सकते हैं जिनके सबसे बुरे हालात आपको दिखे वहाँ पर? मैं बता सकता हूँ। टार्जन बिंद नाम का एक मजदूर है। वह यहाँ के भोरगढ़ गांव के नजदीक में महावीर कॉलोनी के पास झुग्गी में रहता है। जी। उसकी बच्ची है जो दूध पीती है। जी। उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा था, हमने उसका रजिस्ट्रेशन किया। उसके घर में हमने देखा कुछ नहीं था उनके घर में खाने के लिए। जी। कुछ नहीं था, एकदम बुरा हाल था। तो हम लोगों ने अपने स्तर से जो हुआ वो मदद किया उनको। जी। सरकार का रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन सरकार की तरफ से आज तक उन तक कोई मदद नहीं पहुंचा। तो उनसे पूछे कि सरकार का कोई आदमी आप तक आया है, तो उन्होंने कहा नहीं साहब कोई नहीं आया हमसे पूछने के लिए हुँ। कि खा रहे हैं हो, जिंदा हुँ। हो या मर गए। हुँ। उनके घर में खाने के लिए मैडम कुछ नहीं था। मैंने उनका झुग्गी चेक किया कि मैं देख लेते हैं इनके घर में है कुछ कि नहीं है। एक चुटकी भर आटा नहीं था उनके घर में, और जी। बहुत बुरा हाल था। बच्चा उसका एक दूध पीता है, वो बोल रहा था कि इसको पानी पिला कर 5 दिन से रखे हुए हैं ओह हो कि हो! ओनली वाटर पिला करके एक दूध पीने वाला बच्चा जिंदा था। माँ खाना खाएगी तो उसको दूध होगा। हुँ। स्थिति बहुत गंभीर है। मैं मतलब ये कि दूसरा, भूख की वजह से आप बता रहे हैं कि माँ का दूध नहीं उतर पा रहा है, और बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा 5 दिन से पानी पर जिंदा, आपने बताया कि उनको उसको रखा जा रहा है। इतना बुरा हाल, इतनी दयनीय स्थिति वहां पर। और आप बता रहे थे कि एक परिवार से आप मिले जो हफ्ते भर से भूखे थे, उनके बारे में बताइए। तो इंद्रदेव नाम का एक मजदूर था, और जी। 6 दिनों से भूखा था। उसके हम्म। घर में 8 लोग हैं। 8 हम्म। का उसका परिवार है। 6 बच्चे हैं, एक बूढ़ी की 70 साल की, 2 पति पत्नी है। वो 8 लोग का जी। परिवार है। उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। इंद्रदेव और उसकी पत्नी लाइन में लग के 2 आदमी का खाना लाती थी, उसमें वो 8 लोग भोजन करते थे, वो भी एक टाइम। और वो बोल रहे थे कि 8 दिन से हम लोग ऐसे ही रह रहे हैं। तो हम्म। बुरा हाल था उनका। और उनके घर में भी हमने चेक किया कि भाई इसके घर में सही में राशन है या नहीं, कुछ हम्म। नहीं था। और वो बोल रहे थे कि सरकार का कोई मुलाजिम हमारे पास नहीं आया। इवन दे डोंट हैव वाटर टू ड्रिंक। जो पीने का पानी होता है ना, वह भी उन लोगों तक नहीं पहुंच रहा है।
2 किलोमीटर दूर से 2 किलोमीटर दूर से वो पानी भर के लाते हैं और पीते हैं। और स्नान करने का तो हमने पूछा कि भाई स्नान कितने दिन पे करते हैं, तो उन्होंने कहा 5 दिन 6 दिन हो जाता है। साफ पीने के लिए नहीं है तो स्नान करने के लिए कहाँ से पानी मिलेगा, ये हाल है। और ये रियलिटी है, हमने ऑन रिकॉर्ड जो है इंटरव्यू वगैरह करके ये आपको बता रहे हैं। जी। यहाँ पर बड़ी दयनीय स्थिति लगती है जब ऐसे टाइम में जब सरकार बात करती है हाइजीन की, सरकार बात करती है हाथ धोने की, सरकार बात करती है साफ सफाई की, तब ऐसे समय में लोगों को पहली बात तो खाने को मुहैया नहीं हो रहा है, भूख की बुरी स्थिति है, पर पीने के लिए पानी नहीं है तो हाथ धोने के लिए कहाँ से लोग लाएंगे, ये यहाँ पर एक बड़ी विचित्र स्थिति बनती है। तो जी जी और सबसे बड़ी बात जो आपने बताई कि जो जिन फैक्ट्रीज में वो मजदूर काम करते थे उनके मालिकों ने उनका मार्च से आपने बताया कि तनख्वाह और नहीं दी, और तनख्वाह न मिलने के कारण उनकी स्थिति और बद से बदतर हो गई है, और उनके भविष्य के लिए जो सरकार की योजनाएं घोषित की गई थी उन योजनाओं का फायदा रजिस्ट्रेशन के बावजूद उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। जी 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 जी। राजीव, इसको लेके क्या आपने आसपास की अथॉरिटीज से क्या बात करने की कोशिश की? जैसे आपने बताया कि आप मैंने आसपास के आंगनबाड़ी के वर्कर के पास गए पूछने के लिए, क्या खाने की बुरी स्थिति को लेकर आपने किसी अधिकारी से वहां पे बात करने की कोशिश की, या उनकी स्थिति को लेके एडमिनिस्ट्रेशन के किसी अधिकारी से आपकी बात हुई? देखिए, मैंने यहाँ के एस मीना एसडीएम है, स्थानीय एसडीएम, उनसे बात किया था कि हम्म। साहब इन झुग्गियों में पानी नहीं है, हम्म। टॉयलेट नहीं है। जब आप कहते हैं कि टॉयलेट डिफेक्शन फ्री इंडिया है, यहाँ मैं आपको दिल्ली में 1,000 से अधिक लोग खुले में शौच को जाने पर मजबूर है। उनको इन सारे प्रॉब्लम से मैंने अवगत कराया कि साहब टॉयलेट नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है और खाने के लिए अन्न नहीं है और लोग भूखे रह रहे हैं। जी। एसडीएम साहब ने कहा देखो जी, खाने का कोई टेंशन नहीं है, हम लंगर चला रहे हैं, उनको स्कूल में भेज दीजिए, उनको खाना मिलेगा, दैट्स ऑल। उसके अलावे हमने कूपन जो रजिस्टर किया था तो उसका कंसर्न ऑफिसर था एफएसओ नरेला। हम्म। एफएसओ नरेला से हमने बात किया कि साहब इन लोगों का कूपन अभी तक क्यों नहीं कंफर्म हुआ। उन्होंने कहा देखो ये आईटी डिपार्टमेंट का काम है, वो कंफर्म करके हमें देता है, फिर हम अनाज देते हैं। तो आज के डेट में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उस समय रजिस्ट्रेशन किए हुए एक लगभग 25 दिन से अधिक बीत गया। 25 दिन से अधिक दिन बीत गया, लेकिन उन गरीबों तक कोई राशन, कोई व्यवस्था उन तक नहीं पहुंची है सरकार की तरफ। जी। और ये बड़ी दुखद स्थिति है कि 25 दिन अगर एक परिवार 25 दिन अगर ऐसी मुसीबत उसके ऊपर पड़ जाती है कि सरकार के भरोसे उसको ऐसी आपदा में महामारी के समय रहना पड़ जाता है, तो अगर प्राइवेट संस्थाएं मदद करने के लिए वहां ना पहुंचे, या फिर इंडिविजुअल्स मदद करने के लिए वहां ना पहुंचे, और या फिर कुछ संस्थाएं वहां मदद करने के लिए ना पहुंचे, तो वहां आपने बताया कि पहले ही भूखमरी की स्थिति है और हालात कितने बद से बदतर हो सकते हैं। 25 दिन इंसान के लिए काफी होते हैं इंतजार करने के लिए सरकारी संस्थाओं का और सरकार के रिस्पांस का। और ये जो सरकारी घोषणाएं हैं, सरकारी स्कीम्स जो महामारी के समय में, ऐसी मुसीबत के समय में भी घोषित की गई हैं, वो भी इधर से उधर, एक फाइल से दूसरी फाइल, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट घूम रही हैं और जरूरतमंदों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। राजीव, जब आपने बताया कि वहां आपने बात की एसडीएम से, तो उन्होंने बोला कि आप स्कूल में भेज दीजिए, उनका खाना हो जाएगा। तो क्या उनको ये नहीं पता कि भाई घर में बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं और लाचार भी होते हैं? वो जो लाइन में बहुत देर तक आपकी 3-3 घंटे की लाइन होती है खाने की, वो खड़े नहीं हो सकते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या आपने उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ खास व्यवस्थाएं की हैं? क्या आपने ये सवाल उनसे पूछा? देखिए, लाइन लोग लोग लाइन में लग रहे हैं, और वो जो जानवर को भी नसीब नहीं होता है वैसा खाना उनको मिल रहा है। एक आदमी के खाना में 5-5 लोग खा करके, बच्चे हैं जिनके घर में, वो जीवन यापन कर रहे हैं। तो सरकार सरकार सिर्फ, मैं ये कह सकता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, कि अरविंद केजरीवाल जी का जो सरकार है वो केवल मीडिया मैनेजमेंट कर रहा है और मीडिया के माध्यम से दर्शा रहा है कि हमने सब कुछ कर दिया।
अगर ग्राउंड पर आए अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, तो उनको पता चले कि ग्राउंड की रियलिटी क्या है। साहब, मजदूरों को उनके मालिकों ने पैसे नहीं दिए, मजदूरों को मकान मालिक परेशान कर रहे हैं कि भाई किराया दो, तो ऊपर से मकान मालिकों का दबाव, ऊपर से उनके पास पैसे नहीं है, तो दुखद स्थिति है। लेकिन कोई सरकार का मुलाजिम नहीं मिलेगा आपको। मैं 25 दिनों से घूम रहा हूँ नरेले में, नो वन सिंगल ऑफिसर हैज रीच्ड मी। फोन पर बहुत सारे लोगों से बात हुआ, लेकिन एक भी लोग ग्राउंड पर नहीं आया कि भाई आपने बताया तो मैं आता हूँ, देखता हूँ क्या हाल है लोगों का। एसडीएम साहब फोन पे बात करते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं मुनासिब समझा कि हम जा करके ग्राउंड पे देखते हैं कि जिन झुग्गियों की बात ये कर रहे हैं, जहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, शौचालय नहीं है, खाने के लिए लोगों के पास अनाज नहीं है, तो उनको देखे, लेकिन कोई नहीं सुनने वाला है। और विधायक साहब का तो बात ही छोड़ दीजिए, स्थानीय विधायक के बारे में बहुत मैं निराश हूँ इन लोगों से। लेकिन जो प्राइवेट स्तर से हो सकता है, लोगों के माध्यम से वो मदद मिली है, लेकिन अब वो भी बंद हो गई है। प्राइवेट स्तर से भी मदद पहुंचना लोगों तक बंद हो गई है, क्योंकि कहाँ कर सकते हैं हम और आप अपने स्तर से कितना कर सकते हैं। हमने 10 दिन का अनाज दे दिया किसी को, आगे तो सरकार को करना चाहिए ना, लेकिन हम उतना नहीं कर सकते हैं। जी सही बात है। प्राइवेट संस्थाएं कितना करेंगी, प्राइवेट लोग कितना करेंगे, हर किसी की अपनी लिमिट है। आज के समय हर किसी के पास अपने तरह की चुनौतियां हैं, और सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि केवल प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों या उनके भरोसे इतनी बड़ी आबादी को नहीं छोड़ना चाहिए। जिस झुग्गी की आप बात कर रहे हैं वो आउटर दिल्ली में एग्जैक्टली किस जगह पे है राजीव? नरेला एरिया है। नरेला इंडस्ट्रियल एरिया के साइड में भोरगढ़ एक गांव पड़ता है। भोरगढ़ के पास ये झुग्गियां हैं। फर्स्ट चाइना मार्केट एक कहा जाता है, उसके नीचे में है 15-16 झुग्गी। उसके बाद महावीर कॉलोनी है इसी एरिया में, वहां पर शंकर धर्म काटा है, उसके पीछे में लगभग 100 झुग्गी है। उसके बाद एक राजापुर कॉलोनी है, जिसको जो रेलवे लाइन के बगल में, वहां पर भी लगभग 40-50 झुग्गी है। और वहां पर ये लोग रहते हैं बिना पानी, बिना बिजली, बिना शौचालय के। जी, तो आपने बताया कि करीब कुल मिला के करीब ये 200 करीब झुग्गियां हैं। जी 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 जी। इनमें कितने लोग? 200-250 झुग्गियां। 200-250 झुग्गियां हैं, और इनमें लगभग कितने लोग रहते होंगे राजीव? लोग लगभग 1000 से ऊपर हैं। 1000-1500 लोग इसमें रहते हैं। लोग 1000-1500 लोग हैं यहाँ पे। तो अगर हमारी बात सरकार तक पहुंच रही है, सरकारी संस्थाओं से जुड़ा, राहत और रिलीफ से जुड़ा, महामारी आपदा प्रबंधन से जुड़ा कोई व्यक्ति, या फिर उन लोगों तक बात पहुंचाने वाला कोई व्यक्ति हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, तो हम चाहेंगे कि इस बातचीत को उन तक पहुंचाया जाए और इन लोगों तक, इन जरूरतमंदों तक केवल राहत और घोषणाओं की खबरें नहीं, जमीन पर असल राहत भी पहुंचे। घोषणाएं जिन मदद की होती हैं, वो मदद असल में लोगों तक, बच्चों तक पहुंचे। ये आंखों के सामने उस मंजर की कल्पना करना मुश्किल है कि गरीबी के कारण, भुखमरी के कारण माँ का दूध नहीं उतर पा रहा है और उसका बच्चा जो दुधमुहा है वो 5 दिन से पानी पी के जिंदा है। ये हालात सरकार के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी होने चाहिए, और दिल्ली सरकार से जल्द इस इलाके में मदद पहुंचनी चाहिए। और खाने की जो गुणवत्ता वहां पे, जैसे आप बता रहे हैं कि जानवरों के खाने लायक खाना वहां पे बट रहा है, तो उसका क्वालिटी चेक बहुत जरूरी है। और जो अगर बच्चे और बूढ़े खाने की लाइनों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उन तक क्या सरकार को नहीं पहुंचना चाहिए? सरकारी मुलाजिमों को मदद को नहीं पहुंचना चाहिए? और नहीं पहुंचे हैं तो अभी तक क्यों नहीं पहुंचे हैं, ये जिम्मेदारी तय करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप बहुत एक इंडिविजुअल लेवल पे एक जिम्मेदार नागरिक की तरह आप जिस तरह का काम कर रहे हैं वो सराहनीय है। इसमें किसी को कोई गुंजाइश नहीं है इस बारे में। आप हमसे हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हम तक, जो लोगों से आपकी बात हुई, आपने बताया कि कुछ आपने इंटरव्यूज भी किए थे, आप कुछ वीडियोस भी हमें भेज सकते हैं। साथ ही में अगर हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनके आसपास में अगर कोई ऐसी स्थिति है, या फिर
वो इस तरीके के मंजर से दो चार हो रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ में उनकी समस्याओं को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम जानकारियां हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल रहती हैं। और हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें अपना समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। देश और थैंक यू। दुनिया की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए एशिया विल हिंदी के साथ। नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद।